बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है क्या। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। हम मिसाल लेते हैं अब दो ऑब्जेक्ट्स की। दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आखिर इन ऑब्जेक्ट्स की अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के मुताबिक वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के। यानी जितनी मासेस बड़ी होंगी इतनी ही इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस जो आर है। इन डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इन दो मासेस के बीच का फासला जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। इन्वर्सली में कम। ग्रेविटेशन में डायरेक्टली में होता ये है कि एक ज़्यादा दूसरा ऑटोमेटिक ज़्यादा। इन्वर्सली में एक का ज़्यादा दूसरा ऑटोमेटिक कम, जो एक कम दूसरा ऑटोमेटिक ज़्यादा, यानी इन्वर्स उल्टा है। तो इस जो याद कि न्यूटन गिव लॉ इट स्टेट्स एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी बॉडीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दो ऑब्जेक्ट के भी जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मासेस के बीच के जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, पहला पॉइंट ये है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनी वो है फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास F इज इक्वल टू GM1 M2/r²। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है ये प्रोपोर्शन का साइन कैसे ख़त्म हुआ। तो हमने ये पढ़ा है प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ों का इजाफा करते हैं। एक तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। दूसरा हम कंस्टेंट लगाते हैं। यहाँ इक्वल टू के साथ जो G है ये हमारे पास एक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी G की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और जब इसको हम डायन्स की फॉर्म में लिखें तो ये 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ डायन मीटर स्क्वायर पर kg² होगा। तो यानी इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन है इसको जब हम कंक्लूड करें तो हमने ये सीखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो मासेस या दो बॉडी के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है मासेस के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करें उनके मासेस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना मासेस ज़्यादा होंगी, बड़ी होंगी, इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। मासेस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। इसी तरह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, फासले के ऊपर। दो ऑब्जेक्ट का बीच का जो फासला जितना कम होगा इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। यानी ये तो कॉमन सेंस है। दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट, जितने हम दूर लेके जाएंगे अट्रैक्शन कम होती जाएगी, जैसे हम करीब लेके आएंगे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर फोर्स ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू GM1 M2/r²।
आर की भी वैल्यू गिवन होगी और एम की भी, M1 M2 दोनों गिवन होंगे, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। इस तरह हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।